बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वर्ब करेक्शन में डबल एक्शन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। डबल एक्शन सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, यानी दो क्लॉजेज होते हैं। दोनों पार्ट्स में एक एक वर्ब मौजूद होता है, इसीलिए डबल वर्ब वाले सेंटेंस को हम डबल एक्शन सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि एक्शन हमेशा वर्ब में मौजूद होता है, तो डबल एक्शन से मुराद है डबल वर्ब। तो सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में एक एक वर्ब मौजूद होता है। क्वेश्चन हमें कुछ यूँ आता है कि एक वर्ब तो हमें गिवन होता है और दूसरा वर्ब मिसिंग होता है। हमने गिवन वर्ब को देखकर मिसिंग वर्ब अप्लाई करना होता है, क्योंकि डबल एक्शन सेंटेंसेस के हवाले से ये जो वर्ब के पेयर्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं कि अगर फर्स्ट पार्ट में वर्ब की ये फॉर्म आ जाए तो सेकंड पार्ट में ये वाली फॉर्म होगी। ये पेयरिंग फिक्स्ड है। अभी हम उन फिक्स्ड पेयरिंग को डिस्कस करेंगे। उसको एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास, आई शैल नॉट कम इफ इट डैश। अब सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई। हम सेकंड पार्ट में फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, इफ इट रेन्स। तो सेकंड पार्ट में सेकंड ऑप्शन में हमारे पास रेन्स अवेलेबल है, हम इस पर टिक करेंगे। नीचे रूल अब देखें, विल शैल के साथ अगर किसी भी सेंटेंस में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए एक पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में V1 पे टिक करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे टिक करते हैं। यहाँ इट के साथ हम रेन्स लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर किसी सेंटेंस या किसी क्लॉज में सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तब एस या एस ऐड करते हैं। सो हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, रेन्स। अब स्टूडेंट्स हम डबल एक्शन सेंटेंसेस के रूल्स पे डिस्कस करते हैं। पहला रूल है इसका, अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसके दूसरे पार्ट में सेकंड फॉर्म होगी। जैसे एग्जांपल है, ही हैड ब्रोकन द चेयर व्हेन आई रीच्ड देयर। हमने सेकंड पार्ट में सेकंड फॉर्म यूज की रीच्ड, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म मौजूद है, हैड ब्रोकन। अब सेकंड रूल है कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ इफ भी आ जाए, मुराद इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस के एक क्लॉज में मौजूद हो तो दूसरे क्लॉज दूसरे पार्ट में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, चाहे हम इन चारों में से कोई भी एक यूज कर लें, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव में से कोई एक आएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have passed the examination। सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में हमारे पास आ गया इफ, उसके बाद had worked यानी if प्लस had प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे पार्ट में would have प्लस थर्ड फॉर्म हमने यूज की। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में was या were के साथ ing फॉर्म आ जाए तो दूसरे पार्ट में सेकेंड फॉर्म होगी, यानी वॉज वर प्लस ing फॉर्म हो एक क्लॉज में, दूसरे क्लॉज में कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल गिवन है, ही वाज स्मोकिंग व्हेन आई सॉ हिम। जब मैंने उसे देखा तो वो सिगरेट पी रहा था। ही वाज स्मोकिंग व्हेन आई सॉ हिम, तो पहले पार्ट में वॉज प्लस ing फॉर्म आ गई, वॉज स्मोकिंग। दूसरे पार्ट में हमने सेकेंड फॉर्म यूज कर दी। रूल नंबर 4 है, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट पे नो सूनर डिड आ जाए, किसी सेंटेंस के स्टार्ट पे नो सूनर डिड आ जाए तो डिड वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तब सेंटेंस के सेकंड पार्ट दूसरे पार्ट में THA एंड देन आना कंपल्सरी है, देन के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। सो रूल क्या जनरेट हुआ कि अगर फर्स्ट पार्ट में नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, दूसरे पार्ट में देन प्लस सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे एग्जांपल में देखें, नो सूनर डिड ही कॉल मी देन आई रिस्पॉन्डेड हिम। जो ही उसने मुझे बुलाया मैंने जवाब दिया। नो सूनर डिड ही कॉल मी, तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आ गया नो सूनर डिड ही कॉल, नो सूनर डिड वाले पार्ट में V1। अब देन के बाद सेकंड पार्ट में सेकंड क्लॉज में देन के साथ V2 सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसी में माइनर सी अमेंडमेंट करके अगर हम इसे प्रेजेंट में यूज करें तो रूल जनरेट होगा कि अगर सेंटेंस में नो सूनर डू या डज आ जाए, यानी नो सूनर वाले पार्ट में डू या डज आ जाए, तब भी पहले पार्ट में V1 नहीं आएगी, बट सेकंड पार्ट में अब देन के साथ भी V1 यूज करेंगे। हमें याद ये रखना है कि अगर नो सूनर वाले पार्ट में डिड आ जाए, सेकंड क्लॉज में V2 आएगी। अगर नो सूनर वाले पार्ट में डू या डज आ जाए तो सेकंड पार्ट में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन के साथ हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, नो सूनर डज ही कॉल मी
देन आई रिस्पॉन्ड हिम, जो ही वो मुझे बुलाता है मैं उसका जवाब देता हूँ, उसकी बात का जवाब देता हूँ, उससे रिस्पॉन्ड करता हूँ। नो सूनर इज ही कॉल मी देन आई रिस्पॉन्ड हिम। हमने देन वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी। रूल नंबर 6 है, अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या विल बी शैल बी के साथ V4 आ जाए, या विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, तो दूसरे पार्ट में हम हमेशा V1 यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल है, ही विल विन द रेस इफ़ ही रन्स फास्ट, इफ़ ही रन्स फास्ट। हमने सेकंड पार्ट में, इफ़ वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने रन्स V1 पे टिक किया। क्यों? क्योंकि पहले पार्ट में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब रूल नंबर 7 है, अगर किसी सेंटेंस में वुड, कुड या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब सेकंड पार्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे ही कुड विन द रेस इफ़ ही रैन फास्ट, हमने सेकंड पार्ट में रैन सेकंड फॉर्म यूज़ की क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी हमने। नेक्स्ट रूल है हमारे पास नंबर 8, अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट आ जाए तो उसके बाद शुड प्लस V1 आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये याद रखें कि लेस्ट हमेशा निगेशन को शो करता है, नेगेटिव सेंस को शो करता है। सो अगर सेंटेंस में लेस्ट मौजूद हो तो शुड के बाद नॉट नहीं आ सकता, वरना तो डबल निगेशन हो जाएगी। और इंग्लिश में रूल है कि एक ही सेंटेंस को हम 2 टाइम्स नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो लेस्ट के बाद शुड आएगा, शुड नॉट नहीं कभी आ सकता, शुड आएगा। लेस्ट प्लस शुड, और शुड के बाद V1 हम जानते हैं, हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, अपना काम हो जाओ। तो लेस्ट आ गया, उसके बाद हमने शुड प्लस V1 यूज़ कर दी। नेक्स्ट रूल नंबर 9 पे है हमारे पास, किसी भी सेंटेंस में कैन नॉट हेल्प आ जाए या कुड नॉट हेल्प आ जाए तो उसके बाद V4 यूज़ करते हैं जेरेंड की फॉर्म में। V4 वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करते हैं, तब वर्ब की ING फॉर्म जेरेंड कहलाती है। अच्छा, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कैन या कुड आ जाए तो उसके बाद V1 यूज़ करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट, उसके बाद V1 मौजूद है हेल्प, यहाँ पे कुड नॉट तो कुड के बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है हेल्प। बट अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमने कैन नॉट हेल्प के बाद में वर्ब लगाना हो या कुड नॉट हेल्प के बाद में वर्ब यूज़ करना हो तो फिर हम V4 वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करते हैं, और तब वर्ब की ING फॉर्म या वहाँ पे क्या कहलाएगी, जेरेंड कहलाएगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ही कैन नॉट हेल्प अब्यूजिंग अदर्स, वो दूसरों को गालियाँ दिए बगैर नहीं रह सकता। ही कैन नॉट हेल्प अब्यूजिंग अदर्स, तो कैन नॉट हेल्प के बगैर हम जेरेंड यूज़ करते हैं, यानी V4 वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करते हैं। लास्ट रूल है हमारे पास नंबर 10 पे, अगर किसी सेंटेंस में एज इफ, एज दो, आई विश या वुड दैट आ जाए तो बाद में याद रखें हमेशा जो भी वर्ब आए या ऑक्सिलरी वर्ब आए वो हमेशा पास्ट का होगा और प्लूरल का होगा। पहले तो ये देखें, इनमें एज इफ और एज दो में कोई डिफरेंस नहीं होता। एज इफ और एज दो दोनों अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। एज इफ की जगह पे एज दो की जगह पे हम एज इफ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आई विश जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब्जेक्ट आई ही आए, यू भी आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है, यानी सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। तो आई विश आ जाए या फिर वुड दैट आ जाए, वुड दैट भी विश को शो करता है। सो एज इफ, एज दो, आई विश, वुड दैट किसी भी सेंटेंस में आ जाएं तो उनके बाद जो भी वर्ब आएगा या ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसमें हमेशा 2 कंडीशंस लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेंगी। एक तो वो हमेशा पास्ट का होगा, इन के बाद, इन 4 वर्ड्स के बाद कभी भी प्रेजेंट नहीं आ सकता, कभी भी फ्यूचर नहीं आ सकता, जस्ट पास्ट आएगा। और उसके अलावा कभी सिंगुलर नहीं आ सकता, हमेशा प्लूरल आएगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। बट आगे आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा, वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। तो जनरली हमारे पास टेंसेस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स अवेलेबल हैं जिनमें पास्ट एंड प्लूरल दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं, वो एक तो वर है, दूसरा हैड है। हैड तब लगाएंगे जब बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है, ही लुक्स एज इफ ही वर मैड, वो यूं लगता है जैसे पागल हो। तो हमारे पास सेंटेंस में आ गया एज इफ, जब एज इफ आ गया तो बाद में हम प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे वर, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, बट ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल आएगा। क्यों प्लूरल आएगा? क्योंकि हमने पीछे एज इफ यूज किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक शॉर्ट एक्सरसाइज है, हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
पहला सेंटेंस है इफ़ ही डैश टू मी आई शेल हेल्प हिम। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो जब सेंटेंस के एक पार्ट में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हम दूसरे पार्ट में V1 पे टिक करते हैं, तो हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे फर्स्ट फॉर्म पे, इफ़ ही कम्स टू मी आई शेल हेल्प हिम। सेंटेंस नंबर 2 है इफ़ ही हैड रन फास्ट ही डैश द ट्रेन। अब हमारे पास क्लू क्या है, एक पार्ट में सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इफ़ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। जब सेंटेंस के एक पार्ट में इफ़ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, तो हमारे पास दूसरे पार्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो उनमें से वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मौजूद है हमारे पास डी ऑप्शन में, इसी पे टिक करेंगे हम। सेंटेंस नंबर 3 है हमारे पास व्हेन द फोन रैंग आई डैश टी, व्हेन द फोन रैंग। सेंटेंस के पहले पार्ट में V2 है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब पीछे आ गई तो साफ जाहिर है कि हम बाद वाले पार्ट में पास्ट पे ही टिक करेंगे। और वैसे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने डबल एक्शन सेंटेंसेस रूल नंबर 3 में पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म आ जाए तो दूसरे पार्ट में V2 होती है, तो यहाँ V2 पहले वाले पार्ट में गिवन है, हम वॉज वर्ब पे टिक करेंगे, वॉज प्लस ING फॉर्म पे टिक कर देंगे। आई वॉज टेकिंग टी, व्हेन द फोन रैंग आई वॉज टेकिंग टी। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर डबल एक्शन सेंटेंसेस के हवाले से। अब वर्ब करेक्शन में ही हम नेक्स्ट लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स अ लॉट।